नमस्ते। सभी को प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर में। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, नेचुरोपैथ योगाचार्य फ्रॉम शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, जो एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र है जिसकी रूट ब्रांच दिल्ली में है, जिसकी रूट ब्रांच कालंद सरधना में है और डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, जहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है। और बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि जहाँ पर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हम लोग एटमॉस्फेयर वहाँ पर देते हैं अपने सेंटर पे पेशेंट को। और दिल्ली पश्चिम बिहार में हमारा एक और अनदर सेंटर। मोस्टली कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन दी। कोरोना से बचाव के लिए काफ़ी हम लोगों ने लोगों को एडवाइस किया कि इन चीज़ों से आप प्रिवेंशन में रहेंगे, इन चीज़ों से अगर कोविड हो गया तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, घबराएं नहीं, डरे नहीं। तो आज का टॉपिक मेरा है ओबेसिटी, फैट। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ओबेसिटी मैनेजमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं और कैसे हम इससे क्योर हो सकते हैं, कैसे हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपका जो एक आइडियल वेट होता है उससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दिखने में आप मोटे लगने लगना, या जो एक आइडियल वेट होता है हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ जाना। तो इसके कॉज क्या होते हैं, हम इसके कॉज देख लेते हैं। कई बार ये पैदाइशी बच्चों में फैट आता है, जैसे पैतृक। तो जो बच्चा बचपन से ही ऐसा मोटा दिखाई देगा और हमें लगेगा कि इसको कैसे हम परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स की, भाई हमारा बेटा जो है वो या बेटी जो है वो ओबेसिटी की शिकार है। सेकंड, इसका जो कॉज होता है वो कफ प्रकृति। हमारे शरीर के अंदर 3 टाइप की प्रकृति हैं, नेचर हैं, वो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जैसे वात, पित्त एंड कफ। तो जो कफज प्रकृति है, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, बाई बर्थ कफ प्रकृति के लोग होते हैं, वो ओबेसिटी के शिकार होते रहते हैं। जैसे जो कफ होता है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व से मिलकर बनता है कफ। तो ये क्या है, ये हैवी भी है, कूल भी है, ठंडा भी है, और ये पृथ्वी की तरह मतलब बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ओबेसिटी कई बार कफ प्रकृति लोगों में देखने को मिलती है, मोटापा देखने को मिलता है। तीसरा, इसका कारण कोई और अनदर डिजीज़ हो सकती है, जैसे आपका थायराइड बढ़ जाना या घट जाना। घटे हुए थायराइड में जो हाइपोथायराइडिज्म में फैट बढ़ता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना, या लिवर की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसमें पेशेंट क्या होता है कि खाता बहुत रहता है, बहुत खाता है, तो उसको फैट बढ़ता चला जाता है। तीसरा कारण है इसका लाइफस्टाइल के कारण भी फैट बढ़ता है। जैसे आप एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, घर में भी एसी, बाहर भी एसी, गाड़ी में भी एसी, जा कर के आपने केवल चेयर पे बैठ जाना है और हार्ड वर्क बॉडी को बिल्कुल भी नहीं है। अगर बॉडी को हार्ड वर्क नहीं है तो भी फैट के या ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं लोग, क्योंकि जो डाइट एक हार्ड वर्कर को मिलना चाहिए वो डाइट हम जो हार्ड वर्कर नहीं है, केवल जिनका ब्रेन वर्क है, वो लोग खाते हैं हेल्दी डाइट, बेइंतहा हेल्दी, जो जिसकी नीड नहीं है, तो भी ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं लोग। पेट निकल जाता है, बेली एब्डोमेन हो जाता है, और मोस्टली फीमेल में ये फैट ज़्यादा बढ़े ओबेसिटी के शिकार मैंने फीमेल लेडीज़ बहुत देखी हैं। जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद जब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के बाद जो एक हमारा ट्रेंड है, जो विलेजेस का ट्रेंड भी है और जो आयुर्वेदिक ट्रेंड भी है, कि घी का जो है वो सेवन करवाया जाता है जच्चा को, जिसे हम जच्चा कहते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है 45 डेज़ का, तो उसमें क्या कहते हैं कि घी खूब खाइएगा, ड्राई फ्रूट्स खूब खाइएगा। लेकिन वो फैट बढ़ा देता है। कई बार इतना फैट बढ़ जाता है कि आपके बटक पर, एब्डोमेन पर और थाइस पर फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, और आपके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कारण होते हैं फैट बढ़ने के।
अब इसके सिम्टम तो यही हैं कि अगर आप ओबेसिटी में हैं तो सबसे पहले आपको लिथार्गी बहुत ज़्यादा रहेगा, आप गिरे से रहेंगे। दूसरा, आपका बीपी लो रहता है, फैट में बीपी लो रहता है। आपका जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ शुरू हो जाए, हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, डाइजेशन प्रॉपर ना हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे, नींद आपको आती रहती है, ये भी सिम्टम होते हैं इसके फैट डिपॉजिट होने के। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाले लोग हैं वो एक्टिव बहुत होते हैं, काम बहुत करेंगे, भाग कर चलेंगे, दौड़ कर चलेंगे, पर कहीं ना कहीं वो फैट उनको परेशान करता है। वो दिखने में लगते हैं कि एक्टिव हैं, लेकिन फ़ैट बहुत परेशान करता है। और फैट को आइडियल आपका वेट होना चाहिए। हमें कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है, लेकिन आइडियल वेट होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का गठा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, थुलथुला होना बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत सारे सिम्टम हैं। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारा आपको आज ओबेसिटी का पूरा टॉपिक मैंने रखा है। मैं कोई किताबी भाषा नहीं बोल रही हूँ, ना मैं किताब से आज मैंने तैयारी की है कि मैंने नोट्स बनाए और मैं बोलती जा रही हूँ, नहीं। मैं केवल और केवल आज अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि ओबेसिटी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने कारण बताए, कफ प्रकृति लोगों का फैट बहुत बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल के कारण फैट बढ़ जाता है, बाई बर्थ भी लोगों के फैट बढ़े हुए होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर ना होने के कारण भी फैट बढ़ जाते हैं और उनके सिम्टम होते हैं कि आपको नींद आना, लोअर बीपी का लो हो जाना, एक्टिवनेस नहीं रहना बॉडी में। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ़ैट के, वो आपका शुगर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ आप हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव आप हो सकते हैं, आपको बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन आपका नहीं बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है, क्योंकि इसमें कफ बढ़ता है। ओबेसिटी में कफ बढ़ जाता है तो आपको साइनोसाइटिस भी हो सकते हैं, आपको कफ की बहुत सारी अस्थमा टाइप डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो आपको ओबेसिटी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? देखिए, हम अपने मैनेजमेंट में केवल वैदिक और योगिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम ना ही किसी सर्जरी की बात करते हैं, ना ही किसी मेडिसिन्स की बात करते हैं। हम केवल वैदिक और योगिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर पे शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र में केवल वैदिक और योगिक साइंस पर ध्यान देकर ही हॉलिस्टिक अप्रोच के द्वारा ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो हमारी शाकुंतलम की टीम आयुर्वेदाचार्य, नेचुरोपैथ और योगाचार्य लगे हुए रहते हैं। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में ओबेसिटी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। पंचकर्म की क्रियाएं होती हैं जो आपको सेंटर पर लेनी होती हैं, और सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। कुछ पाउडर फॉर्म में औषधियाँ होती हैं जिनको पाउडर फॉर्म करके और बॉडी पे उनकी मालिश की जाती है। फैट वाले एरिया पर उनको रब किया जाता है, जिससे कि फैट को हम लूज़न अप करते हैं, और फिर स्टीम दी जाती है। ये बहुत सारी चीज़ हैं जो हमारे पंचकर्म में काम आती हैं। सेकंड, पंचकर्म की क्रियाएं होती हैं। आयुर्वेद में ही कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, हर्बल डिकॉक्शंस होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करते हैं, ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसके कारण से आपका जो डिपॉजिट फैट है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और जो एनर्जी है वो कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, जितने आपकी बॉडी को नीड है। सेकंड, हमारा जो मैनेजमेंट आता है वो प्राकृतिक चिकित्सा का मैनेजमेंट आता है। हमारे यहाँ मिक्सोपैथी हम लोग करते हैं, जहाँ आयुर्वेद की ज़रूरत होती है आयुर्वेद देते हैं, जहाँ नेचुरोपैथी, केवल नेचुरोपैथी की ज़रूरत है वहाँ नेचुरोपैथी भी दी जाती है, जहाँ योग की ज़रूरत है वहाँ योग करवाया जाता है। और मेडिटेशन का तो रोल है ही हर किसी चीज़ में, ये आप ध्यान करके चलिएगा। तो सेकंड जो हमारा मैनेजमेंट आता है वो आता है प्राकृतिक चिकित्सा का मैनेजमेंट। प्राकृतिक चिकित्सा में भी सेम प्रोसेस चलते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना, मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करना, कुछ किचन की में औषधियों के द्वारा, कुछ आपकी जो मड थेरेपी और जल थेरेपीज़ होती हैं, जल चिकित्साएं होती हैं, मड की चिकित्साएं होती हैं, धूप स्नान वगैरह होता है, और कुछ मालिशें होती हैं, उनके द्वारा इनको डिज़ोल्व किया जाता है, फ़ैट को डिज़ोल्व किया जाता है। फिर आगे वो ना बढ़े, फ़ैट को कम करके आगे ना, तो नेचुरोपैथी में ये सब चीज़ें हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगेन जो हमारा एक थर्ड जो आता है
यौगिक मैनेजमेंट देखिए, नेचुरोपैथी और योग कोई अलग चीज़ नहीं होता। नेचर को अपने में अपना लेना, और जो योग में केवल हम आसन को योग मान लेते हैं। आसन के 8 स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो पर भी बताया था। तो लेकिन आसन जो होते हैं, योग आसन जो होते हैं, योग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, योगिक एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं जो होती हैं, उनके द्वारा हम फैट को मैनेजमेंट करते हैं, ओबेसिटी को मैनेजमेंट करते हैं। तो कुछ आसन, पर्टिकुलर आसन होते हैं जो करवाए जाते हैं इसमें, या कुछ तेज़ दौड़ने वाले आसन होते हैं जिनसे फैट को हमें डिसॉल्व करके पसीनों के थ्रू बाहर निकालना होता है। और मेडिटेशन तो बहुत अच्छा होता है, आपको फिज़िकली, मेंटली, बाय सोल आपको बैलेंस करता है। आपकी हर चीज़ को, जहाँ आप रॉन्ग चल रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल के कारण रॉन्ग चल रहे हैं, जहाँ आप रॉन्ग हैं, वो मेडिटेशन के द्वारा आपको रियलाइजेशन होता है कि आप कहाँ गलत हैं, आप उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो चौथा मैनेजमेंट हमारा आहार चिकित्सा है। आहार डाइट चार्ट हमारा मेंटेन हम ज़रूर कराते हैं पेशेंट का। डाइट चार्ट मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी होता है। एल्कलाइन डाइट पे पेशेंट को लाकर बैलेंस डाइट पे लाना होता है, ना कि एसिडिक डाइट को ज़्यादा। देखिए, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी और या हम कहें प्राकृतिक चिकित्सा में साफ साफ लिखा रहता है कि हमें 20% एसिडिक डाइट चाहिए और 80% हमें एल्कलाइन डाइट चाहिए। और हम करते क्या हैं, हमारी बॉडी इतना कंज्यूम तो करती नहीं है, और हम क्या करते हैं कि 80% हम एल्कलाइन डाइट लेते हैं और 20% हम 80% हम एसिडिक डाइट लेते हैं और 20% हम एल्कलाइन पे डाइट पे रहते हैं, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। तो ये तो अब बॉडी है ना, बेचारा शरीर है ना, कब तक झेलेगा आपकी इन बदमाशियों को। तो हमें बदमाशी पे नहीं उतरना है, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक ये जीवन है इस शरीर के अंदर हो, इस शरीर को आपके घर की तरह केयर की ज़रूरत है, ना कि इस शरीर को ऐसे ही छोड़ देने की ज़रूरत है कि अपने काम में लग जाएं और अपने कैरियर में लग जाएं और छोड़ दें। नहीं, शरीर को बिल्कुल और बिल्कुल आपकी केयर की ज़रूरत है। तो दूसरी बात क्या हुई कि हमारा यौगिक साइंस के थ्रू, तो यौगिक साइंस में बहुत सारी वायु चिकित्सा आ जाती है। जब हम योगासन की बात करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में ही वो वायु चिकित्सा आ जाती है, जैसे घूमना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ये सब किया जाता है। तो वैदिक और यौगिक साइंस में 100% ओबेसिटी का इलाज है। एक ओबेसिटी बीमारी हो जाती है, एक ओबेसिटी बीमारी नहीं होती है, वो सिंपल ओबेसिटी होती है। आप उसको केवल आप एक अच्छे से डाइट चार्ट बनवा लें, आप आसन एक्सरसाइज कर लें, अच्छे से किसी डॉक्टर से आप जा कर के कंसल्ट कर लें जो इन चीज़ों में वास्तव में एक्सपीरियंस रखता हो। कई बार मैंने क्या देखा है कि गलतियां कहाँ होती हैं कि आप किसी के पास जाएं और वो आपको क्या करता है, दवाई दे देता है कि भाई मैंने आयुर्वेदिक दवाई बनाई है, मैंने नेचुरोपैथी की कोई दवाई बनाई है और आप जो है इसको खाना शुरू कर दीजिए, दवाई से आपका फैट कम हो जाएगा। दवाई से कभी फैट कम नहीं होता, ये 100% मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। कोई दवाई कभी ज़िंदगी का बॉडी का फैट कम नहीं करती है, ये सब बकवासबाजी है। फैट कम करने के लिए आपको 5 स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। आपको डिटॉक्स भी करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको आसन एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी। कुछ औषधियाँ जो आपकी प्रकृति की अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर लिखेगा, वो दवाइयाँ या बना कर देगा। हाँ, काफ़ी वैद्य लोग बना कर देते हैं दवाइयाँ जो ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग भी बना कर देते हैं, प्रिपेयर्ड मेडिसिन देते हैं हमारे वैद्य लोग। तो वो दवाइयाँ आपको ज़रूरी होती हैं। और तीसरा, आपको थेरेपीज़, कुछ अगर ज़रूरत है थेरेपीज़ की, तो थेरेपीज़ चलती हैं जो पंचकर्म नेचुरोपैथी में की जाती हैं। तो ये 5 स्टेप्स पे अगर आप अपने ओबेसिटी का मैनेजमेंट करते हैं, जिनको ओबेसिटी की डिजीज़ कही जाती है, ठीक है ना, और जो सिंपल फैट है, खाने पीने से बढ़ गया है, तो वो आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। सिंपल एक कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर से, पर्चा बनवा लीजिए, डाइट चार्ट बनवा लीजिए, आसन एक्सरसाइज आपको पता ही है, पार्क में जाके घूमिए। और कुछ डॉक्टर अगर आपको देता है अपना बना हुआ कोई प्रिपरेशन, तो वो ले लीजिए जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करे, कि ना आप ज़्यादा खा पाएँ, ना आप कम खा पाएँ, ना कमजोरी आए आपको, और ना एकदम से। कुछ लोग होते हैं कि फटाफट से डाइट ही खाना ही बंद कर दिया है, तो वो वीकनेस इतनी आ जाती है, उनके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स या और सारे आपके हीमोग्लोबिन वगैरह वो कम हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, तो हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें कोई भी किसी भी डिजीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए हमें बैलेंस में चलना होगा। और मैं हमेशा बैलेंस की बात करती हूँ, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। चाहे वो फिज़िकल बैलेंस हो, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल कोई चीज़ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पैसा कमाने का तरीका हो, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना है।
और अगर बैलेंस में नहीं चलेंगे तो इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो आप ज़रूर से गिर जाएंगे। तो गिरना नहीं है, लाइफ में हमें दौड़ना है, लेकिन मस्ती के साथ दौड़ना है, खुशी खुशी दौड़ना है। कहीं भी हमें मन में ऐसा भाव लेकर नहीं जीना है जो भाव हमारे लिए बीमारी बन जाए। तो ये ओबेसिटी मैनेजमेंट है। और आप, हाँ, शिशुपम जी ने लिखा था पेट निकला हुआ तो उसको कैसे अंदर किया जाए। शिशुपम जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में आप चाहे डाइट भी अच्छे से ले रहे हों, आपका काम भी बिल्कुल बैलेंस में हो, लेकिन पेट निकल जाता है, ये बहुत ही बुरी बात है। जबकि आयुर्वेद जैसी पद्धति हमारे भारत में बहुत सालों से चली आ रही है। उसमें बहुत सारे तरीके हैं कि पेट बाहर ना निकले। सबसे पहले तो खाना खाते ही, जब हम लोग खाना हमने खाया और कार में बैठ के ड्राइव करना शुरू कर दिया और जाकर के ऑफिस में बैठ गए, तो पेट निकल जाता है, क्योंकि वो खाना हमारा पेट की लेयर में ही, आंतों में ही कहीं ना कहीं ऐसा डिपॉजिट हो जाता है, जो टॉक्सिन्स हैं, तो वो पेट की लेयर पे जम जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कि हम पानी को जो है ना, ऐसे खड़े खड़े गट गट करके बहुत सारा पीते हैं। जो पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो हमारे पानी की जो मात्रा है बॉडी में उसको बैलेंस रखता है, फिर वो पानी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालता। खड़े खड़े गट 3-4 गिलास पानी पिया, प्यास लगी है, बहुत तेज ठंडा पानी पिया और वो जम गया। तीसरा हमारा इसका कारण बैली पेट का जो कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, गैस है, तो पेट बाहर निकला रहेगा, आपको बिल्कुल भी पेट से ऐसा लगेगा कि काफ़ी पेट जो है बाहर है और डिटॉक्स नहीं हो रही है बॉडी। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण, एक और कारण है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ चल रही है, फैटी लीवर हो जाना। फैटी लीवर क्यों हो जाता है? खाने पीने और लाइफस्टाइल और डाइट के कारण से फैटी लीवर और बैठने से, आप खाया पिया बैठ गए कुर्सी पे और लगे पड़े हैं कंप्यूटर पे और फाइलों में, तो उसके कारण से भी बेली फैट हो जाता है। तो इसको कम करने का ये कई सारी चीज़ें हो गई हैं कि आप फैट, पहले तो कॉज पे ही जाते हैं ना। कॉज अगर हमें पता चल गया तो उस कॉज को हम ख़त्म करना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू करें। जैसे खाना खाने के बाद थोड़ी देर रुकें, एकदम से ना बैठें, थोड़ा चहलकदमी कर लें। आपको खुद फीलिंग, आप अपनी बॉडी को आपको खुद रीड करना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी आपको क्या समझाना चाह रही है, आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है। थोड़े से दस्त हुए, नहीं कि हमने दवाई खा ली, 2 बार हम मोशन गए तो कोई नहीं भाई दस्त हो गए, घबरा जाते हैं, नहीं। तो बेली फैट में ये सारे कारण होते हैं, तो उन कारणों पे हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि लाइफस्टाइल को हमें शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, कि खाना खाने के बाद 3 घूंट अगर तेज पानी, गर्म पानी चाय की तरह सिप करके हम पिएं, खाना खाने के तुरंत बाद सिप करके केवल 3 से 4 घूंट पानी पिएं, तो जो खाना होता है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और लेयर पर फैट जो है वो, एब्डोमेन जो ऐसा फूला फूला हो जाता है, वो नहीं होगा। ये डाइजेशन को और फैटी लीवर वाले लोगों के लिए तो ये वाला नुस्खा बहुत ही अच्छा है, जो मैंने अपने ऊपर तो खुद आजमाया ही है, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को इसका रिज़ल्ट दिया है। मेरे बहुत सारे पेशेंट को इसका रिज़ल्ट मिला है। फैटी, इसमें 3 या 4 घूंट गर्म पानी पीने का रिज़ल्ट। सेकंड जो है, इसमें आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि आज आपको मोशन क्लियर नहीं हुआ है तो खाना ना खाएं जब तक आपको मोशन ना हो जाए। ये तो नेचुरोपैथी में सब लोग जानते हैं, आयुर्वेद में सब लोग जानते ही हैं। तीसरी एक मैं चीज़ बताऊं, अगर बेली फैट है तो नेचुरोपैथी में एक होता है, प्रोसेस होता है। आप रात को सोते वक्त एक तौलिए को ठंडे पानी में गीला कर लीजिए। एक छोटा तौलिया हो, छोटा इस तरीके का, या इससे बड़ा एक तौलिया हो, डिप बिल्कुल चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में आप इसको डिप करिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए। अच्छे से निचोड़ कर उसको केवल पेट के ऊपर रखना है आपको, नाभि से नीचे, और जो साइड वाले पोस्चर होता है उसके बिल्कुल पीछे कमर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पेट पर उसको रखिए, नाभि से नीचे के एरिया में। और ऊपर से गरम शॉल हो, या तो गरम कोई ऐसी चीज़ हो, जो छोटे ब्लैंकेट आते हैं, या शॉल ही हो, उसको लपेट दीजिए अच्छे से पूरे बैक तक। तो रात में क्या होगा कि पहले कूलिंग इफेक्ट जाएगा ठंडे पानी का। कूलिंग इफेक्ट से आपकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, वहाँ पर जो आपका एब्डोमेन वॉल है, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, यानी कि सिकुड़ेंगी, और फिर सिकुड़ कर
टॉक्सिन बाहर निकलेगा, क्योंकि गर्म पट्टी है, फिर धीरे धीरे बॉडी हीट को, जो ठंडा पानी का कपड़ा है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से पसीना निकलना शुरू होगा, और पसीना निकलेगा तो आपका फैट पिघल। तो ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका होता है नेचुरोपैथी में एब्डोमेन बेली को कम करने का। और फिर बहुत सारे आसन्स होते हैं, उत्तान पादासन हम लेट कर करिए, वो पेट की बेली को कम करता है। और हमें क्या, सबसे पहले रूट कॉज पे जाना है, हमारा कारण क्या है, और कारण पता चल जाए तो निवारण पता चल जाता है। आज तक कैंसर का कारण पता नहीं चला, आज तक कोविड-19 का कारण पता नहीं चला, तो दवाई भी नहीं बनी, इलाज भी नहीं पता चला, ठीक है ना। तो जब हमें कारण का पता है तो हमारे पास इलाज ऑटोमेटिकली है। अभी बारिश, मौसम ऐसा हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी तो ठंड हो जाती है, कभी तो गर्मी हो जाती है, पेन बहुत बढ़े हुए रहते हैं लोगों को, सर्वाइकल स्टिफनेस हो जाती है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ध्यान रखें, कभी भी मुझसे कॉल करके पूछिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। पानी पीते रहें, सौंठ वाली मट्ठा पीते रहें, सौंठ डालकर, बिना सौंठ के ना पिएं, क्योंकि वायु बढ़ रही है और अब इसके बाद में पित्त भी बढ़ेंगे, लोगों को पित्त बढ़ेंगे तो स्किन डिजीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन करने का बहुत अच्छा अब सीज़न टाइम आ रहा है सितंबर में, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम करें, और हमारा तरीका जो है हम उसमें भी करा सकते हैं, टॉक्सिन जो जमा हुए हैं वो बाहर निकल जाएं। और ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, डिटॉक्स करते रहें, फैट ना बढ़ने दें, और अपने जीवन को ना चलाना है, ना दौड़ाना है, जीकर जाना है। इस जीवन को अगर जीकर गए, आत्मा को अपना हमसफ़र बनाना है, अपनी सोल, आपकी सोल ही आपकी हमसफ़र है, क्योंकि आप खुद एक सोल हैं, और गॉड आपकी मंजिल है। और जो यहाँ से लेके उस गॉड के मंजिल तक के रास्ते में जो जो मिलता जाए उसको जिएं, खुश रहें, मस्त रहें, पानी पीते रहें। सबका धन्यवाद, नमस्कार।